अब जो रोग हम डिस्कस करने वाले हैं उस रोग का नाम है श्वास रोग। श्वास रोग को हम डिस्पीनिया या एस्मा भी कह सकते हैं या अस्थमा भी कहते हैं। तो व्याधि परिचय में हम देखते हैं आचार्य चरक ने हिक्का और श्वास रोग में दोष दूष और सोतस की समानता होने के कारण इन दोनों व्याधियों का एक साथ ही वर्णन किया। आचार्य चरक के अनुसार यह गंभीर प्राणनाशक व्याधि है। आचार्य चरक ने इस व्याधि को अरिष्ट लक्षण भी माना है कि अगर श्वास रोग उत्पन्न हो जाता है या गैस्ट्रिंग दिखाई देने लगती है तो उस समय रोगी की अंतिम समय चल रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और एक उपमा देते हुए कहा कि अगर हिक्का और श्वास रोग की शीघ्र चिकित्सा न की जाए तो आसी विष के समान रोगी को शरीर को नष्ट कर देते हैं, तुरंत शरीर को नष्ट करने वाले होते हैं। और आचार्य ने श्वास रोग को पित्त स्थान समुद्भव कहा है, पित्त स्थान से उत्पन्न होने वाली व्याधि बोला है। निरुक्ति श्वास जीवने धातु में घय प्रत्यय करने पर श्वास शब्द बनता है, जिसका अर्थ जीवन व्यापार या वायु व्यापार होता है। इसके संदर्भ ग्रंथ के रूप में हम आएंगे तो चरक संहिता में चिकित्सा स्थान अध्याय 17 और सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में अध्याय 51, अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान में अध्याय 4 और माधव निदान में प्रथम खंड में अध्याय 12, ये इसका संदर्भ है। निदान में हम देखते हैं तो आचार्य चरक के अनुसार क्या क्या निदान हो सकते हैं। धूल अथवा धूम का श्वास मार्ग में प्रविष्ट होना, शीत स्थान या शीतल जल का अति सेवन करना, अति व्यायाम या अति बेवाय करना, अति मार्ग गमन होना, अत्यधिक रुच्छन्न का सेवन करना या विषम भोजन करना, मर्माघात हो जाना, शारीरिक रुक्षता होना या वमन विरेचन का अति योग, ये भी आप याद रखिए। अतिसार, ज्वर, वमन, प्रतिसाय, उरज, धातु क्षय, रक्तपित्त, उदावर्त, विसूचिका, इस तरह का स्थिति दिखाई दे। संप्राप्ति में क्या है, सामान्य संप्राप्ति। आचार्यों ने हिक्का तथा श्वास रोग को की एक ही संप्राप्ति बताई है, परंतु आचार्य चरक ने श्वास रोग की विशिष्ट संप्राप्ति का भी वर्णन किया है। तो सामान्य संप्राप्ति तो यही है, यदा श्रोतासी संरुद्यम मारुत कफ पूर्वक विषक ब्रजति संरुद्रसता श्वासानि करोति स। यानी कि वात प्रकोप, अति निदान सेवन से वात का प्रकोप हो और साथ में कफ का भी प्रकोप अगर हो जाए तो कफ के प्रकोप से अग्निमांद होगा और अग्निमांद से आम विष की उत्पत्ति होगी और रस धातु की दृष्टि होगी और कफ बढ़ेगा और विद्ध कफ के कारण श्रोत्रस का अवरोध होगा और श्वास में कष्ट होगा। ठीक, इससे श्वास रोग उत्पन्न होगा। दूसरी संप्राप्ति डायरेक्ट वात के प्रकोप होने से भी वायु का बीमार गमन हो जाएगा, उससे भी श्वास कष्ट होगा और श्वास रोग उत्पन्न होगा। संप्राप्ति घटक में देखिए दोष है, वात और कफ है। दूसरे में हम अभी तक जानते हैं धातुएं केवल होती हैं, इसलिए रस धातु ही मानेंगे। अधिष्ठान में प्राणवश होता और अमाशय होता है। सोत दृष्टि लक्षण में संग और बीमार गमन होगा। स्वभाव में क्या होता है, चिरकारी होगा और अग्नि दृष्टि कैसी होगी, अग्निमांद्य होगी। साध्या में कृष साध्य माना जाता है, तो इसको हम समझ सकते हैं। भेद में अब हम देखते हैं, भेद में 5 भेद बताए गए हैं। हिक्का और श्वास के दोनों के 5-5 भेद हैं। महाश्वास फीटल डिस्पीनिया, ऊर्ध्वश्वास गैस्ट्रिक रेस्पिरेशन, छिन्न श्वास चाइनीज स्ट्रोक ब्रीदिंग, तमक श्वास ब्रोंकियल अस्थमा, क्षुद्र श्वास एक्सर्शनल डिस्पीनिया। पूर्व रूप में देखते हैं तो पूर्व रूपम तस्य हृदय पीड़ा शूलादमानम एव च आनाहे वक्त्रवैरस्यम शंख निस्तोदम एव च। तो ये माधव का है। इसमें इनके अनुसार यह है कि आना होना मैंने डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पार्श्व शूल यानी चेस्ट में पेन होना, हितशूला ये भी कार्डियक पेन ही कहलाएगा, प्राणवायु का विलोम होना, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राणवायु, शूल में मस्कुलर पेन होना, एनोरेक्सिया होना, रेस्टलेसनेस होना, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ होना, पेन इन टेम्पोरल रीजन, ये शंख भेद इस तरह को लक्षण मिल सकते हैं पूर्व। अब इनकी दोषों की स्थिति हम देख लेते हैं, तो बार बार पूछा इसलिए याद करना है। महाश्वास में वात प्रधान होगा, ऊर्ध्व श्वास में वात प्रधान होगा, छिन्न श्वास में वात कफ प्रधान होगा, तमक क में क आता है तो समझ लीजिए तमक श्वास में कफ प्रधान होगा और क्षुद्र श्वास में वात प्रधान होगा।
तो ये लक्षण मिलेंगे। अब हम लक्षण पढ़ेंगे भेदानुसार। तो महाश्वास के लक्षण जो है ये इसमें मर्तसब इवा निसम आता है सब, यानी सांड की गर्जना के समान शब्द सांस आएंगे। ज्ञान विज्ञान का नष्ट हो जाएगा, ठीक। प्रनष्ट ज्ञान विज्ञानम विभ्रांत रोचनम, नेत्र चंचल हो जाएंगे, दीनता होगी, मलमूत्र की अप्रवृत्ति होगी, वाणी क्षीण हो जाएगी, श्वास की उच्च गति दूर से ही सुनाई देगी, जैसे जोर जोर से कोई सांस ले रहा है ऐसा आपको सुनाई देगा। शिरशूल और पार्श्वशूल मिल सकता है। ऊर्ध्व श्वास के लक्षण, रोगी के श्वासव स्रोतों का मूल कफ से मुख कफ से आवृत रहता है। रोगी देर तक श्वास छोड़ता है, भय श्वसन, और अंत श्वसन में कष्ट होने के कारण श्वास उतनी देर तक रोक नहीं पाता। इसको प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन एंड शॉर्ट इंस्पायरेशन बोलते हैं। दृष्टि ऊर्ध्व हो जाएगी, बार बार मूर्छित होगा, बेचैनी और मुख शोष दिखाई देगा, रेस्टलेसनेस और ड्राइनेस ऑफ द माउथ होगा। तमा प्रदेश में देखिए डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आईज ये हो जाएगा, मर्म स्थान में वेदना और स्वर विकृति, ये लक्षण ऊर्ध्व श्वास में मिलेंगे, ठीक। फिर आता है छिन्न श्वास में, छिन्न मतलब टुकड़े टुकड़े में होना। तो रोगी का रुक रुक कर सांस लेना, कभी कभी श्वास प्रक्रिया का अल्प समय के लिए बंद होना, मर्म स्थानों में कर्तनवत पीड़ा होना, अनाह होना, स्वेदाधिक्य होना, मूर्छा होना, बस्ती प्रदेश में दाह होना, एक नेत्र का रक्तवर्णी होना तथा नेत्रों का अस्फुरित होना। ये हमेशा याद रखिएगा, एक नेत्र इसमें लाल हो जाता है और आंखों में आंसू रहते हैं। बाकी संदेह बंधनों का ढीला होना, ये सब लक्षण है। तमक श्वास जो होता है वो स्पेशल है, इसलिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसका लक्षण भी आप याद कर लीजिएगा। नूतन अवस्था में तमक श्वास जो होता है साध्य होता है और जीर्ण अवस्था में कृष्णाद होता है। इसका रेफरेंस संप्राप्ति चक्र कई बार पूछा गया है, कभी कोई श्लोक को पूरा करने के लिए आता है, इसलिए श्लोक आपको याद रखना। प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसि प्रतिपद्यते गिरिवा शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणम समुद्रियम च करोति पीनस्तेन रुद्धो घुरघुरम तथा अति तीव्र वेगम च श्वास प्राण प्रपीडकम। श्वास प्राण प्रपीडकम। निदान सेवन से कफ अधिक होकर श्वास का मार्ग अवरोध हो जाता है। प्रतिलोमम यदा वायु, अतः वायु प्रकोपित होकर प्रतिलोम गमन करती है तथा ग्रीवा तथा सिर प्रदेश को जकड़कर कफ को उभाड़कर पीनस रोग उत्पन्न करती है। करोति पीनस तेन रुद्धो घुरघुरम, तथा गले में घुरघुराहट के साथ अत्यंत तीव्र वेग से प्राणों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले श्वास रोग को उत्पन्न करती है। संप्राप्ति चक्र में आप बनाना चाहेंगे बड़े आराम से बना। दो तरह की संप्राप्ति, एक सन्निकृष्ट निदान वात का अर्धक आहार विहार, दूसरा विपकृष्ट निदान शीत ऋतु वर्षा ऋतु प्रातःकाल सुबह सुबह। इन दोनों के मिलने से क्या होने वाला, कफ की वृद्धि होगी। कफ वृद्धि होकर क्या करेगा, कफ द्वारा मार्ग का अवरोध कर लेगा, श्वास मार्ग का। कफ भी कहीं भी अवरोध होता है तो वहाँ पे वात प्रकोपित हो जाता है और प्रकोपित वात जो है बीमार गमन में जाएगा और बीमार गमन उल्टी दिशा में चलने लगेगा। नीचे जाना चाहिए प्राणवायु की दिशा जो है ऊपर से नीचे है, लेकिन नीचे से ऊपर होने लगेगा। तो उदान वायु के साथ मिल करके आवाज़ आना शुरू होगी और आपको समझ में आएगा कि श्वास में कष्ट स्टार्ट। लक्षण में हम क्या देखेंगे, श्वास का वेग बढ़ने पर रोगी का शरीर टेढ़ा हो जा रहा है, बार बार काश की भी प्रवृत्ति हो रही है। काश का वेग बढ़ने पर रोगी मूर्छित हो जाता है। काश के साथ साथ कफ स्टीवन से रोगी को लाभ होता है। बार बार काश के वेग के कारण स्वर भेद हो जाता है, रोगी को बोलने में अत्यंत कष्ट होता है। शयन करने पर भी निद्रा नहीं, जैसे ही लेटेगा और सांस बढ़ जाएगा, बल्कि बैठने पे रोगी को आराम मिलता है। तो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो रोगी को उच्च पदार्थों के सेवन करने पे थोड़ा गर्माहट महसूस होगी, अच्छा लगेगा। सदैव ऊपर की तरफ चढ़े हुए रहेंगे नेत्र। मेघ अम्बु शीतल वातावरण पूर्वी हवा, इस सब में इसको बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि तमक श्वास के दो भेद बताए गए हैं, संतमक प्रतमक। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद कर लीजिएगा। संतमक को ट्रॉपिकल इंसिनोफीलिया बोलते हैं और प्रतमक को ब्रोंकियल अस्थमा सुपर इम्पोज इन्फेक्शन बोला जाता है। संतमक श्वास जो श्वास ऊर्ध्वावर्त रोग के कारण मुख नासिका मार्गों में धूलि प्रवेश हो जाने के कारण अजीर्ण रोग में
शरीर की क्लिन्नता तथा वेगा अवरोध से उत्पन्न होता है तथा तम से बढ़ता है, शीतल आहार विहारों से शांत हो जाता है, उसे संतमक कहते हैं। इसमें मानसिक दोष प्रभावी होते हैं। प्रतमक क्या होगा? जब ज्वर और मूर्छा ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसको हम प्रतमक बोलते हैं। इसमें पित्त का अनुबंध होता है। तो दोनों में अंतर करना हो तो हम इससे समझ सकते हैं कि संतमक जो है वह तम से बढ़ता है और शीतल आहार विहार से शांत हो जाता है। प्रतमक जो होता है वो क्या होता है? वह तमक श्वास से पीड़ित रोगी में जब ज्वर और मूर्छा दोनों इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसी को प्रतमक बोलेंगे। इसमें पित्त अनुबंध होता है। फिर आता है क्षुद्र श्वास के लक्षण। रुक्ष आहार सेवन तथा श्रम से उत्पन्न हुई क्षुद्र वायु कोष्ठ में कुपित होकर ऊर्ध्व व प्रदेशोतस में जाकर क्षुद्र श्वास को उत्पन्न करती है। और क्षुद्र श्वास में शारीरिक कष्ट का अभाव होता है। भोजन जलपान में थोड़ी कोई रुकावट नहीं होती, हल्की फुल्की सांस फूलती लगती है। इंद्रियों में किसी प्रकार की व्यथा रुझा कुछ नहीं होती। साध्यता असाध्यता को हम देख ले, जैसे इसमें वो लक्षण बड़ा अच्छा दिया है आपका। क्षुद्र श्वास में आराम करने पर वेग शांत हो जाता है, रेस्ट करने पर। साध्यता असाध्य में क्षुद्र श्वास साध्य है, महाश्वास ऊर्ध्व श्वास और छिन्न श्वास असाध्य है, नवीन तमक श्वास साध्य है, पुराना होने पर कृष साध्य है, और दुर्बल रोगी में तमक श्वास असाध्य। आचार्य चरक तथा सुश्रुत ने श्वास रोग के उपद्रव का वर्णन नहीं किया है, परंतु श्वास रोग को प्राणघातक माना है। लेटेस्ट डेवलपमेंट में हम देखते हैं तो डेफिनेशन, ब्रोंकियल अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एपिसोडिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन विच एट लीस्ट इनिशियली इन फुली रिवर्सिबल। शुरुआत में ठीक हो जाता है। क्लिनिकली अस्थमा प्रेजेंट एज अ पैरोक्सिमियस ऑफ डिस्पिनिया, वीजिंग और कफ। ये तीनों चीज़ें इसमें मिलेंगी। डिस्पिनिया, चेस्ट में वीजिंग, स्टेथोस्कोप लगाने पे आपको ग्रर ऐसी आवाज़ सुनाई देगी, और कफ होगा। इटियोलॉजी में देख लीजिए, एलर्जन कोई होगा, पॉलन, हाउस डस्ट, ये सब। ड्रग लाइक एनसेड, पर्टिकुलरली एस्प्रिन अगर कोई ले रहा है तो। और विगरस एक्सरसाइज, कोल्ड एयर से, वायरल इन्फेक्शन से, सिगरेट स्मोकिंग से, स्ट्रांग सेंट वगैरह परफ्यूम से भी कभी कभी, पेट्रोल से भी कभी कभी उभर जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा? इंटरमिटेंट रिवर्सिबल अटैक ऑफ डिस्पिनिया, वीजिंग एंड कफ, हैवीनेस एंड टाइटनेस इन द चेस्ट आर बाउट ऑफ कफ, कई बार खांसी आती है। ड्यूरिंग एक्यूट अटैक पेशेंट शो रेस्टलेसनेस, एजिटेशन यानी अशांति, एनॉक्सियस, स्वेटिंग होना और टेकिपनिया होना, ब्रीदिंग थ्रू पर्स लिप यानी मुंह को खोल करके सांस लेगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, डीप खींचने का प्रयास करेगा, और एसेसरी मसल्स रिस्पायरेशन जो कि इन जनरल इस रिस्पायरेशन में यूज नहीं होते उनको भी यूज करेगा। आपको साफ समझ में आएगा कि सांस लेने का प्रयास कर रहा है। चेस्ट रीजन पूरा अच्छे से एक्सपैंड होगा और रिलैक्स होगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? पीएलसी, डीएलसी ये सब कराइए। एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं आप, और स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, और स्पायरोमेट्री जो है लंग फंक्शन टेस्ट के लिए आप करा सकते हैं। थैंक यू।